गुड इवनिंग बच्चों। हम लोगों ने रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा था। अब रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में जो रिजल्टेंट निकला था वो निकला था कि ज्यादातर ज्यादातर पार्टिकल्स जो होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं। इससे पता चला कि ज्यादातर भाग परमाणु का रिक्त है। फिर कुछ अपने पथ से विचलित हो गए और विचलन से ये पता चला कि इसका मध्य भाग धनात्मक है और 10,000 में से एक जो था वो वापस लौट गया। इससे ये पता चला कि ये नाभिक एक सूक्ष्मतम भाग है। तो इसके बारे में बाद में जाके रदरफोर्ड ने एक आइडिया दिया। उसने कहा कि लगभग आपके 1 मिनट में रदरफोर्ड ने एक आइडिया दिया कि नाभिक का आकार बताया। वैसे तो नाभिक का आकार सब में अलग अलग होता है, लेकिन एक जनरल आइडिया निकाला और उसने कहा कि 10 की घात -13 सेंटीमीटर और 10 की घात 15 -15 मीटर ये आपके नाभिक का आकार होता है। और मैंने पहले ही बोला कि टेनिस की बॉल रख लो और 5 किलोमीटर का एरिया ले लो तो नाभिक इतना छोटा होता है, और एक ग्राउंड में एक मक्खी बैठा लो उतना छोटा होता है नाभिक। इसी तरह से परमाणु का आकार या अपन त्रिज्या या व्यास जो भी बोल दे वो होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर। ये आपके अगर दोनों में अंतर लगाओ तो 1,00,000 गुना का अंतर है। कितने का गुना का अंतर है बच्चों? 1,00,000 गुना का अंतर है। इसीलिए वो एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये कभी आ जाए तो तुम देखना फर्स्ट ग्रेड में और कहीं सेकंड ग्रेड में तो प्रोबेबिलिटी है तो है, ठीक है ना। तो ये कभी आकार आ जाए कि रदरफोर्ड ने क्या दिया था तो ये, और वो मीटर और सेंटीमीटर और उसमें देते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं 10⁻⁻13 मीटर सेंटीमीटर की, बच्चे को याद नहीं होता है उसको फिर प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज हमारे को आनी चाहिए। बोलिए, ये हमारा हुआ। अब इसके बाद में ये प्रकीर्णन प्रयोग जब हो गया उसके बाद में अगला जो पॉइंट आया कि भाई रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप, रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप प्रतिरूप कि रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया। रदरफोर्ड्स मॉडल जो आता है वो उसने बिल्कुल इसको क्या कहते हैं, ग्रह नक्षत्र मॉडल भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेनेटरी मॉडल। और प्लेनेटरी मॉडल का अर्थ होता है कि प्लेनेटरी मतलब सूर्य, और सूर्य के चारों तरफ जैसे ग्रह घूम रहे वैसे ही किसी परमाणु के चारों। तो पहला पोस्टुलेट उन्होंने दिया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जैसे ग्रह घूमते हैं उसी तरह से ये घूमते हैं। ये पहली बार नाभिक के चारों ओर। तो उन्होंने बता दिया कि मध्य वाला भाग जो होता है और इलेक्ट्रॉन का जो पार्ट है वो दोनों अलग अलग है, ये प्लम पुडिंग मॉडल जैसा नहीं है। और उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक बाद में नाम दिया गया। तो ये पहला पोस्टुलेट आया। दूसरी बात, हम भी जानते हैं कि नाभिक जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब उसका उनका दूसरा स्टेटमेंट था कि पूरा द्रव्यमान कहां पे केंद्रित रहता है। उन्होंने सेकंड पॉइंट बोला कि धनावेश, मध्य भाग धनावेशित होता है और सारा द्रव्यमान द्रव्यमान इसी में केंद्रित रहता है। तो ये सेकंड पोस्टुलेट आया कि भाई ये द्रव्यमान सारा का सारा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के मास नंबर बनता है, द्रव्यमान संख्या बनती है। तो द्रव्यमान जो केंद्रित रहता है वो धनावेशित भाग में होता है, मध्य भाग धनावेशित होता है और
धन आवेशित भाग में केंद्रित रहता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर ये रदरफोर्ड ने दिया। इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि इनके क्या दोष रह गए। रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप के दोष क्या थे? तो दोषों को हम नॉर्मल वे में ले तो अच्छा है ना। तो उसके बारे में हम जनरल बात करें तो अच्छा है, और स्टेटमेंट याद रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको उसमें कुछ एक तो हमारे को बहुत अच्छा आता है कि पहला जो दोष रह गया कि एक साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, दैट इज कॉल्ड क्लार्क मैक्सवेल। और क्लार्क मैक्सवेल ने बोला था कि किसी केंद्र के चारों तरफ कोई आवेशित कण चक्कर लगाता है तो वो हमेशा ऊर्जा खर्च करता है। उन्होंने फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। तो क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में ये बोला था। और जब विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में बोला था कि अगर ऐसा है, मैंने तो बिल्कुल परफेक्ट बोला है और उन्होंने परफेक्ट बोला था, तो इसका अर्थ तो ये हो गया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है और वो धीरे 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 सर्पिलाकार गति करते हुए नाभिक में गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से तो यहां से ये क्या निकलनी चाहिए कि ये ऊर्जा निकल रही है, और ऊर्जा अगर कोई खर्च करेगा आवेशित कण तो धीरे 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 कहां गिर जाना चाहिए? नाभिक में। और कौन सी गति करते हुए, कभी कभी पूछ लेते हैं कौन सी गति करते हुए, तो याद रखना स्पेरिकल मूवमेंट करते हुए, सर्पिलाकार सर्पिलाकार या स्फेरिकल मूवमेंट करते हुए, सर्पिलाकार गति करते हुए नाभिक में गिर जाता है। तो ये एक इनका पहला दोष था कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना चाहिए, और उसको वो स्पष्ट नहीं कर पाया रदरफोर्ड, इसलिए उसको अपन बोलते हैं पहली बात। दूसरी बात, दूसरा क्या है? तो इन्होंने कहा दूसरा क्या था कि अगर लगातार कोई ऊर्जा खर्च करता है तो आपके अंदर, हम लोगों ने सब, हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड है तो हम स्पेक्ट्रम के बारे में जानते हैं। स्पेक्ट्रम किसी भी परमाणु या अणु या यौगिक की पहचान का एक तरीका है, जैसे कि फिंगरप्रिंट से एक व्यक्ति की पहचान होती है, उसी तरह का स्पेक्ट्रम होता है। और उसी को स्पेक्ट्रम के आधार पे, तो उन्होंने कहा कि अगर लगातार ऊर्जा निकलती है तो सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए। कौन सा स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए? सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए। लेकिन कैसा प्राप्त हुआ? असतत या रेखिल रेखिल स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। रेखिल स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, और इसको वो स्पष्ट नहीं कर पाए। ऐसा प्राप्त होना चाहिए जो प्राप्त नहीं हुआ। और प्राप्त कैसा हुआ? ये प्राप्त हुआ। इसका अर्थ यह है कि असतत या रेखिल स्पेक्ट्रम मिलता है, लेकिन इसको एक्सप्लेन वो कर नहीं पाए। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि भाई ये इसके दोष है। तो ये रदरफोर्ड के कितने दोष थे भाई? दो दोष थे, जो इस प्रकार से है, जो मैंने तुम लोगों को बताया है। ये रदरफोर्ड के बारे में स्लाइटली आइडिया होना चाहिए कि भाई ये रदरफोर्ड में क्या है। अब इसके आगे जो आता है वो आता है बोर का परमाणु प्रतिरूप। क्या आता है? बोर्स का परमाणु प्रतिरूप। बोर्स ने जो दिया वो बोर का मॉडल आता है। लेकिन पोस्टुलेट, बोर्स पोस्टुलेट, और ये, लेकिन मैं इसको बताऊं उससे पहले हम लोगों को कुछ और आना चाहिए। और क्या आना चाहिए? अगर तुम देखो कि हर चीज को देखने के लिए, मैं तुम्हारे को दिख रहा हूं, है ना, हर चीज दिखती क्यों है? वस्तु दिखाई क्यों देती है? तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि भाई प्रकाश टकरा के लौटेगा, परावर्तन होगा। तो हर चीज को देखने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की। तो यहाँ पे कहीं पे भी लाइट डाली जाती है तो उससे बहुत सारे खोजें हुई, और देखने पे ही पता चलता है। तो उसके आधार पे हमारे को कुछ प्रकाश के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर सूत्र में आएंगे। तो उस सूत्र को बनाए तो बोर्ड्स पढ़ने से पहले आपको क्या आना चाहिए कि भाई हमारे को क्या करना है, क्या लाइट से रिलेटेड है। तो लाइट के बारे में कुछ
प्रॉपर्टीज या कुछ शब्दों या टर्मिनोलॉजी या शब्दावली के बारे में जानना जरूरी है, उसी से इनके बोर के सूत्र निकले, तो उस सूत्र को जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए या मैं कुछ शब्दावली में जो तुम लोगों को आती है या नहीं आती है तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला वर्ड जो आया दैट इज कॉल्ड तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य, या हमने एक नाम दिया दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ। ठीक है ना? तो ये वेव लेंथ के बारे में हमारे को कुछ आना चाहिए। तो ये वेव लेंथ क्या होती है? वेव, सबसे पहले अपने को समझ में आना चाहिए कि वेव क्या है। जब कण गति करता है, जब पार्टिकल मूव करता है, तो वो शीर्ष या गर्त का निर्माण करता है, तो उसे तरंग कहा जाता है। तो उसे तरंग कहा जाता है। तो ये हमारे को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे को ये पता चले कि भाई तरंग किसको बोलते हैं। तो ऐसा कोई कण गति करे और गति करते समय शीर्ष या गर्त, क्रस्ट और टफ का फॉर्मेशन करे, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड, ये शीर्ष है, ये आपके क्या हो गए? गर्त हो गए। तो एक एक अगर कोई मुझे बोले कि एक वेव कितनी है, तो यहां से लेके यहां तक है, और एक शीर्ष बन रहा है और एक गर्त बन रहा है। तो दो क्रमागत शीर्षों, दो क्रमागत शीर्षों और दो क्रमागत गर्तों, दो टफ है ना, उनके एडजेसेंट टफ और क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस जो होता है दैट इज नोन एज ए लेम्बड़ा, और इसको लेम्बड़ा से प्रदर्शित करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। तो आपको सबसे पहले बोर्ड्स को पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन कितनी एनर्जी ले रहा है, दे रहा है, क्योंकि बोर्ड्स ने इसके बारे में बताया। तो उसके लिए पहले लेम्बड़ा की आवश्यकता होगी। तो अपने लिए सबसे पहले क्या गया? लेम्बड़ा, 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 लेम्बड़ा क्या हो गया? दो क्रमागत शीर्षों और गर्तों के मध्य की दूरी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड लेम्बड़ा के नाम से जानते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आती है? फिर उसके बाद में नंबर 2 जो शब्द आना चाहिए वो आना चाहिए दैट इज कॉल्ड आवृत्ति। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? न्यू से डिनोट करते हैं। तो ये न्यू आना चाहिए। और न्यू क्या होता है? अपन जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, तो वो उसी लैंग्वेज में नहीं चल के, जब भी केमिस्ट्री पढ़ी जाती है तो इसको इस तरीके से बोला जाता है कि ये एक निश्चित बिंदु है, ये एक निश्चित बिंदु बनाया, इस बिंदु से एक इकाई समय में गुजरने वाले तरंगों की संख्या, गुजरने वाले तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड आवृत्ति के नाम से जानी जाती है। तो दैट इज कॉल्ड आवृत्ति बोली जाती है। तो वहां पे आपके क्या होगा? तो प्रति सेकंड या इकाई समय में एक निश्चित बिंदु से, एक पर्टिकुलर पॉइंट से नंबर ऑफ वेव्स कितनी निकलती है, ये आपके क्या नाम से जानी जाती है? फ्रीक्वेंसी के नाम से जानी जाती है। तो ये पर यूनिट टाइम में कितने वेव्स पास हो गई। तो हमारी परिभाषा क्या हो गई कि एक प्रति सेकंड या इकाई समय में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले तरंगों की संख्या आवृत्ति के नाम से जानी जाती है। तो ये दो शब्द मैं बोर्ड्स पढ़ा हूं उससे पहले आने चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ। दो क्रमागत शीर्षों और दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और आवृत्ति जो होती है वो आपके किस नाम से जानी जाती है? तो आवृत्ति किसे बोलते हैं? तो एक निश्चित बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले तरंगों की संख्या क्या नाम से जानी जाती है? आवृत्ति के नाम से जानी जाती है। ये दो शब्द मैंने सीखा है और मेरे को लगता है कि तुमको समझ में आ गए होंगे। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट जो आता है, जो अगला पॉइंट है उसको हम बोलते हैं प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। और ये प्रकाश का वेग जो है वो क्या है, इसको मैं बताने की कोशिश करता हूं। इसको सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से। और सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमड़ा होता है। ये कभी भी कहीं आ जाए कि कहीं आपके आवृत्ति दे रखी हो और सी दे रखा हो, सी फिक्स है। निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये हमारे को ये वैल्यू हर समय फिक्स है। जब भी फोटोन या वेव
या किरण या प्रकाश, जब भी बोला जाएगा तब उसके प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमड़ा। ये इन पे बहुत कभी कभी कई क्वेश्चन आ जाए तो आपके फ्रीक्वेंसी निकालनी दे हो और ये तो देते नहीं, और लेमड़ा दे रखे हो कि भाई 500 ओम स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, कि एक वेव है और उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे जो भी है आप न्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करिए, और मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻, ये -8 और -10 सेंटीमीटर में -8 होता है और 10 हो गया मीटर में, राइट। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से चला करता है। तो ये प्रकाश के वेग के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब ये पढ़ा के अगला जो पॉइंट आता है, उस अगले पॉइंट को अगर देखें तो यहाँ पे एक आता है प्रकाश की जो भी फोटोन होता है या उसकी ऊर्जा क्या होती है। तो इनसे क्या निकला, ऊर्जा का सूत्र निकला, है ना, ऊर्जा का सूत्र निकला। और इससे पहले, ऊर्जा से पहले में एक पॉइंट और, एक वर्ड और आता है तरंग संख्या, वेव नंबर। एक और आता है जिसको बोलते हैं वेव नंबर, और उसको न्यू बार से डिनोट करते हैं, और न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ होता है, 1/λ होता है। तो ये 1/λ है, तो ये न्यू बार है। तरंग संख्या क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को ही क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम को ही, है ना, या प्रतिलोम को ही, है ना। तो आप क्या बोलते हैं, एक नाम से जानते हैं जिसको तरंग संख्या के नाम से जाना जाता है। तो ये आना चाहिए। उसके बाद में किसी भी फोटोन या किसी भी तरंग की ऊर्जा कितनी होगी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी के बारे में सबसे पहले जो बताने वाले थे प्लैंक, और प्लैंक इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्लैंक इक्वेशन क्या होती है, तो E इज इक्वल टू एच न्यू, और H इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक का स्थिरांक है ना, या कांस्टेंट है। प्लैंक स्थिरांक जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। तो ये 6.6 से, तो ये आपके एक जनरल जब भी देते हैं तो ये प्लैंक कांस्टेंट आपको आना चाहिए। तो ये प्लैंक कांस्टेंट से एक प्लैंक इक्वेशन दी, ये इसको प्लैंक का समीकरण कहा जाता है, प्लैंक इक्वेशन के नाम से समीकरण कहा जाता है, प्लैंक इक्वेशन है। और इससे किसी भी फोटोन, फोटोन क्यों बोलते हैं, फोटोन इज इक्वल टू ऊर्जा के रूप में आते हैं, पैकेट्स के रूप में आते हैं, तो इनको फोटोन बोलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटा के फॉर्म में तो जो आता है उसी के बेस पे ये दिया गया है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, मालूम है हमारे को एच न्यू, है ना। लेकिन एच न्यू में अगर तुम देखो तो यहां पे एच तो सेम रहा, वो तो कांस्टेंट है। न्यू की जगह मैं अभी C/λ बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने तुम्हारे को बताया था पिछले, न्यू इज इक्वल टू C/λ, तो मैं यहाँ पे C/λ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कभी भी फ्रीक्वेंसी दे रखी हो और डायरेक्ट एनर्जी निकालनी हो तो डायरेक्ट प्लैंक कांस्टेंट रखो और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखो, आपको एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने लेमड़ा दे रखा हो और वो एनर्जी जानना चाहते हैं तो हमारे को HC/λ का यूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अब यहां पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1/λ, क्या लिख दिया है, 1/λ लिख दिया है। और जब ये 1/λ लिख दिया है तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, तो HC न्यू बार। तो मेरे पास वो फॉर्मूलाज आ चुके हैं जो लाइट से रिलेटेड, एटम में जब भी लाइट का यूज होता है और लाइट से रिलेशन बताते हैं, तब इसमें इतने तरह के, तो एक तरह से ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, वो हर न्यूमेरिकल को करवाने में बिल्कुल परफेक्ट है। वो चीज आ जाती है तो वो उसको आप वैल्यूज रखिए, कहीं पे न्यू बार दे रखा हो तो डायरेक्ट उससे कर सकते हैं, है ना। और लेमड़ा दे रखा हो तो HC/λ का फॉर्मूला लगाना है, और केवल फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो H इंटू न्यू कर देना है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो कभी कभी आ जाते हैं तो अपने को इसमें ठीक रहता है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी बात समझ में आई, वो क्या बात समझ में आई कि ये इससे एनर्जी लेमड़ा
और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन पता चल गया, बाकी तो कांस्टेंट है, तो ये रिलेशन मुझे पता चल गया। तो क्या रिलेशन पता चला कि यहाँ पे जो रिलेशन पता चला वो रिलेशन था कि यहाँ पे अगर देखें एनर्जी इज इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्बडा। तो यहाँ पे ये रिलेशन जब भी एनर्जी बढ़ती है या आवृत्ति बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है तो आवृत्ति बढ़ती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ में कमी आ जाती है। ये आपके पॉइंट हमारे को देखने मिला, किसी भी वेव की या किरण की एनर्जी बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, लेकिन लैम्बडा जो हो जाता है वो घट जाता है। यही रिलेशन निकल रहा है। और जब भी एनर्जी घटती है तो फ्रीक्वेंसी भी घटती है, लेकिन लैम्बडा बढ़ जाता है। ये चीज बाहर निकल के आती है। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है उसको हमने क्या नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड एनर्जी का रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है ना, लैम्बडा का क्या रिलेशन है। ये प्रकाश के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हम देख तभी पाते हैं जबकि लाइट होती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर मैंने तुम लोगों को बताया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है, ये एनर्जी का रिलेशन है। तो ये हमारे को देखना है। अब देखते हैं हम आगे अगर कुछ बात करें तो कैसे बात होगी। तो इसको हम अगर देखें तो अब हम क्या पढ़ सकते हैं कि अब ये पोजीशन आई है कि वो देखते हैं हम लोग, है ना। तो अब देख के हम फिर बात करते हैं। अब देखें अगला जो पॉइंट है वो आज ये क्लास यहीं तक है। कुछ इमरजेंसी होने की वजह से मैं आगे पढ़ाऊंगा कुछ। ठीक है, थैंक यू।